नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। चुनावी बिगुल बज चुका है। कहीं तुतारी बजेगी तो कहीं किसी का बाजा बज जाएगा। किसी की दिवाली होगी तो किसी का दिवाला निकल जाएगा। कोई नया राजा बनेगा तो कोई निष्कासित होगा। कहीं आरोप होगा, कहीं प्रत्यारोप होगा, तो कहीं गहरे राज खुलकर जनता के सामने आएंगे। लोकसभा के इस बड़े नृत्य में आप सभी का स्वागत है। बाराती यानी सारे वोटर्स और घोड़े पर यानी प्रधानमंत्री पद पर कौन चढ़ेगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक और बीजेपी का विजय रथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता के सामने वोट मांगेंगे, जनता के बीच जाएंगे। वहीं न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी अब अपनी दाढ़ी बढ़ा चुके हैं। लोगों के बीच घूमते घूमते उन्होंने छोटे छोटे गांवों की खाक छानी है। कांग्रेस पार्टी भी पूरा दमखम लगाएगी। इंडिया गठबंधन के साथ दौड़ में वो भी तैयार है। शेड्यूल आ चुका है और सभी की निगाहें अब ईवीएम मशीन पर है। तो आइए दोस्तों, ईवीएम मशीन पर एक शेर सुन लेते हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुनाया, जिसके बाद हम चुनाव के ऊपर एक रोचक चर्चा करेंगे। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। आइए एक बार फिर वो वीडियो हम प्ले करते हैं। काफी रोचक वीडियो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन ईवीएम्स आर। तो दोस्तों, शेरो शायरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही शुरू हो गई है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, वैभव पुरोहित। जैसे कि आप देख रहे हैं, वो कागज और पेन लेके कंप्यूटर से आंकड़े टपकाना शुरू कर दिए हैं। वैभव जी, 4 जून, हमें तो लग रहा था मई महीने में ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, 13 मई तक नई सरकार बन जाएगी। ये तो पूरा जून महीने तक, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, चतुर्मास, चुनाव का चतुर्मास शुरू हो गया। इतना लंबा चुनाव, वो भी डिजिटल युग में, तब तक देश की इकोनॉमी यूं ही रहेगी, दांव पेच खेले जाएंगे। बताइए आपके पास क्या जानकारी है? पहले चुनाव की डेट्स के बारे में, और वो सब हम सामान्य रूप से डिक्लेयर करेंगे, फिर मुद्दे और नैरेटिव्स पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इस मौजूदा लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 16 जून को खत्म हो रहा है। तो उससे पहले चुनाव करवाना बहुत जरूरी था। तो ये 4 जून की जो पोलिंग डेट है, तब तक मेरे ख्याल से काफी एक इनफ काफी डेट्स है, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास नई सरकार के गठन के लिए। मोटा मोटी जो है चुनाव जो है 7 फेज का चुनाव है। 7 फेज का चुनाव यानी आप समझ लीजिए कि 19 अप्रैल से जो शुरू होंगे वो जाके खत्म होंगे 1 जून को। यानी आप 1.5 महीने तक चुनावी प्रोसेस में ही रहोगे। कई प्रकार के उतार चढ़ाव हमें देखने मिलेंगे। तो 19 अप्रैल से लेके जो 7 फेज जो है, ये बेसिकली
इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस कई जगह पे बहुत संवेदनशील है, जगहों पे भी वोटिंग होती है। कश्मीर कश्मीर जैसा क्षेत्र भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसा क्षेत्र है, और नक्सलवाद से जो प्रभावित क्षेत्र वहां पर भी है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो इलेक्शन प्रोसेस है कोई बड़ा नहीं है। पिछली बार भी 7 फेज में ही था, इस बार भी 7 फेज में ही है। लग इसलिए ज्यादा रहा है क्योंकि ये चुनाव चला गया है, ये काउंटिंग होगी जून के फर्स्ट वीक में। पहले पिछली बार जो काउंटिंग हुई थी 23 मई को हुई थी, तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 7 या 8-10 दिनों का है। लेकिन हाँ, जब अनाउंसमेंट हुआ है वहां से जब हम 4 जून देखते हैं तो एक पीरियड बड़ा दिखता है। तो कुछ ज्यादा बड़ा पीरियड नहीं है ये। देखिए वैभव, आप कह रहे हैं बड़ा पीरियड नहीं है, मेरी राय इस पे कुछ अलग है। मेरी राय यह है कि पूरी की पूरी कैंपेन मशीनरी, अपनी बातें प्रभावी रूप से लोग तक पहुंचाने की ताकत, फायर ब्रांड चेहरे, प्रधानमंत्री जैसा एक जबरदस्त ऑरेटर, इसी के अलावा और ढेर सारे ऑरेटर, इनको तो अगर ये 3-4 महीने का टाइम मिल जाए तो आखिरी आदमी तक पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। कोई भी जब भी कोई सत्ताधारी दल चुनाव में जाते हैं तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जाते हैं। कि जैसे अगर आप महाराष्ट्र देखोगे तो पिछली बार 4 फेज में चुनाव हुए थे। इस बार पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, तो 48 सीट्स में 5 फेज में चुनाव हो रहे हैं। जबकि तमिलनाडु जैसा राज्य है जहां पर महाराष्ट्र से कुछ ज्यादा कुछ कम ही सीट है, 39 सीटें है, लेकिन वहां पर फेज जो हो रहे हैं वो सिंगल फेज चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान और गुजरात में कभी भी कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम या कुछ नहीं रही है, लेकिन राजस्थान में 2 फेज में हो रहे हैं, गुजरात में 1 फेज में हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 22 ऐसे राज्य है जहां पर सिंगल पोल डेट है, 4 ऐसे राज्य है जहां पर दो पोल डेट्स है, और तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर दो है। हाँ बिल्कुल, तो समझ में आ रहा है मुझे कि आप जिस तरह से हमको बता रहे हैं कि 2 फेज हैं, 1 फेज है इत्यादि, लेकिन वैभव सवाल यह है कि गुजरात में तो सिंगल फेज काफी है, वहां तो बीजेपी इतनी मजबूत है, बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड जो है वो अब यहां से आगे कंटिन्यू करना चाहती है। पूरे के पूरे गुजरात में सारी सीट बीजेपी की, पूरे के पूरे राजस्थान में सारी सीट बीजेपी की, गोवा के अंदर दोनों सीट बीजेपी की। अगर कहीं समस्या दिख रही है तो वो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में अब पूरे 5 फेज में चुनाव होगा। वैभव, महाराष्ट्र पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम। 5 फेज, थोड़ा सा डिटेल में विवरण दे दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र इस वक्त आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए 400 पार का जो नारा उन्होंने जो दिया है, अगर कहीं से रेजिस्टेंस उन्हें कहीं से दिख रहा है, कहीं पर मतलब विपक्ष थोड़ा सी भी मजबूत उन्हें दिख रहा है, तो वो महाराष्ट्र से दिख रहा है। तो इस वजह से कैंपेनिंग इस प्रकार से हो ताकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आखिरी वोटर तक पहुंचने की एक कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की। तो उस हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं कि किस दिन पे कौन से चुनाव होने वाले हैं। पहला फेज जब हम देखते हैं तो मात्र 5 सीटों पे होने जा रहा है महाराष्ट्र में, जिसमें विदर्भ की ही सारी सीटें हैं। रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर और चंद्रपुर, ये 5 सीटें विदर्भ की है। यहाँ पर भाजपा की कोशिश रहेगी एक बार क्लीन स्वीप किया जाए। पिछली बार भी क्लीन स्वीप ही थी एक तरीके से। एक सीट थी चंद्रपुर की जो कांग्रेस जीती थी, हंसराज पाटिल चुनाव हार गए थे। बाकी सभी सीटों पे बीजेपी का कब्जा था, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का। तो इस बार जो परिस्थिति जो बदली है उसमें बीजेपी को कैंपेनिंग के लिए पूरा टाइम चाहिए, इसलिए पहले फेज में मात्र 5 सीटें ही है। फेज 2 की बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ पश्चिम, जिसमें मराठवाड़ा और विदर्भ की कुछ सीटें, जैसे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, परभणी और नांदेड़, ये वो सीटें हैं जहां पर इस बार चुनाव दूसरे फेज में होने जा रहा है। और इसकी जो पोल डेट है ये 26 तारीख है।
तो पहला फेज 19 तारीख को, दूसरा फेज 26 तारीख को, और तीसरा जो फेज है ये इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पर शिवसेना की जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे है, इनके इस फेज में इनका प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा है। जैसे रायगढ़ की बात करें, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माडा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, हतकांगले, ये एक फेज ऐसा है जहां पर महाविकास आघाड़ी इस फेज में कहीं ना कहीं इनको स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में इनको दिख रही है और फाइट देगी। यहाँ पर जो चुनाव होने वाला है ये 7 मई का होने वाला है। तो 3 फेज में जो है आप देखोगे तो 5, 8, 11 इस प्रकार से डिवीजन किया हुआ है, और आगे 4th फेज में भी 11 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन जो सीटें हैं वो खानदेश की है, जो उत्तर महाराष्ट्र की जो सीटें हैं उन और पुणे भी आ गया, नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड, ये भी यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी से इनको रेजिस्टेंस मिलने की मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर भी फुल कंसंट्रेशन के साथ बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। तो 11 सीटें हैं 7 तारीख। आखिरी जो फेज है, आखिरी यानी 5वां फेज, इसमें मुंबई और उसके आसपास की जो क्षेत्र है, और इनफैक्ट नासिक भी इसी फेज में आते हैं। तो लास्ट फेज है, सबसे ज्यादा सीटें है, इसमें 13 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे मुंबई की सीटें, थाने की सीटें, पालघर की सीट और नासिक, डिंडोरी और धुले, ये वो सीटें हैं। और कुल मिला के 5 फेज में चुनाव। आप जिस प्रकार से इस पूरे शेड्यूल को आप देखोगे तो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जहां जहां बीजेपी को प्रॉब्लम दिख रही है या रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये पूरी बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में, वहां पर वो कैंपेनिंग उनका फुल फ्लेज हो सके, हर वोटर तक इजीली पहुंच सके, और एक रिसोर्सेज जो है बीजेपी के पास, ऐसे क्योंकि बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है, बट नेचुरल उनके पास ज्यादा है। हो सकता है 5 फेज तक महाविकास आघाड़ी के जो रिसोर्सेज है वो भी बर्न आउट हो जाए। ऐसा हालांकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के होते नहीं, लेकिन ये इनकी एक स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा भी मान सकते हैं। कुल मिलाकर के वैभव, पूरी तरह से इस चुनाव पे एक राजनीति की छाप जो है वो आपके अनुसार दिखाई दे रही है। वैभव, हाँ बताइए। अब अगर आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट राज्य क्यों है, ये भी एक इसके लिए भी जानकारी है। पिछली बार 51% वोट शेयर था महाराष्ट्र में, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। और इस बार बदली हुई परिस्थिति में क्या बीजेपी 51% वोट शेयर ला पाएगी? यूपीए जो था एनसीपी कांग्रेस का 32% वोट शेयर के साथ था। तो अगर बीजेपी को अपना टारगेट वापस अचीव करना है, पिछली बार 41% वोट शेयर के साथ 23 सीटें थी, इस बार 25 सीटों पे चुनाव लड़ता, इसलिए कह रहा हूं इस बार शिवसेना जो विभाग अलग हो चुकी है, उसके बाद जो चैलेंज है, बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 28-29% फिक्स है। उसके बाद जो क्या शिंदे, शिवसेना और एनसीपी उन्हें वो पुश दे पा रही है, यही इस चुनाव को डिफाइन करेगा। और यहीं पर ही इसलिए हम देख रहे हैं कि इस पूरे शेड्यूल को 5 फेज में डिवाइड किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने, अच्छा एनालिसिस किया वैभव। लेकिन समय की आज हमारी समय सीमा समाप्त होती है यहाँ पे। अब हम यहाँ से आगे हमारी चर्चा को विश्लेषण अलग अलग राज्यों में बांटेंगे, महाराष्ट्र की सारी सीटों में बांटेंगे। तो वाचकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी ये YouTube चैनल जो है मयूर परीख, इसे आप सब्सक्राइब कर दें, अभी बेल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं और हमारे जो ये राजनीतिक विश्लेषक हैं वैभव पुरोहित, ये आपको हर राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे, अलग अलग पार्टियों की ताकत और खासकर महाराष्ट्र की तमाम सीट, अगर राजनीतिक चतुर्मास शुरू हुआ है तो इस चतुर्मास का हर रोज का आपका डोज इंफॉर्मेशन का ये हमारी इस YouTube चैनल पर आपको मिलता रहेगा। वैभव जी, आप हमारे इस शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों,
हमारी इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।